नमस्ते बच्चों, रेडी हो पढ़ने के लिए? तो उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन। शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए। टॉपिक क्या चल रहा था अपना? एल्कोहल के रासायनिक गुण। लिख लेते हैं। किसकी बात करनी बेटा? हम एल्कोहल के रासायनिक गुण, और उसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइप की अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी, जिसमें हमने लिखा था OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। और उसके बाद हमने इसमें शुरू किया था सेकंड नंबर पे COH बंध विदलन। विदलन का मतलब बेटा टूटना। बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। COH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन नंबर 1 डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? डार्जन अभिक्रिया मैंने पढ़ा दी थी आपको। अब इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। तो एक अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया हो गई। एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि हो गई। इसकी हम एक रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या था इस अभिक्रिया में बेटा? एल्कोहल की अभिक्रिया। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? कमेंट से बता दो बच्चों, किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड S डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ से क्या बाहर गया बेटा? HCl। यहाँ से क्या बाहर गया? SOCl2। और यहाँ से क्या बन गया आपका? RCl। किसकी उपस्थिति में बेटा? पिरिडीन की उपस्थिति में। और क्या बनाओगे आप? एल्किल क्लोराइड प्लस HCl प्लस SO2। तो ये एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि थी, क्योंकि इसमें सह उत्पाद के रूप में HCl और SO2 बनते हैं। वो दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब इसकी सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन तो बेटा कौन सी हो गई थी? डार्जन अभिक्रिया हो गई थी। इसके बाद अब आगे बात करें, नंबर 2 पे आती है बेटा इसकी अभिक्रिया आपकी। नंबर 2 पे जो अभिक्रिया पढ़ोगी वो थी बेटा आपकी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो इसकी जो सेकेंड रिएक्शन हम नंबर 2 पे लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं, फास्फोरस या फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड या ट्राई हैलाइड आप लिख सकते हो। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड तथा पेंटा क्लोराइड के साथ। बेटा ये अभिक्रिया हमने पिछले चैप्टर में एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड बनाने में पढ़ी थी, और एल्कोहल से आपने अभिक्रिया करवाई थी। तो सेम ये रिएक्शन यहाँ वापस से रिपीट हो रही है। तो इतनी सी बेटा याद करनी है कि इसके लिए अगर आपको याद करना चाहो तो सिंपल सा था कि क्या कि एल्कोहल की क्रिया किसके साथ बेटा? PCl3 या PCl5 के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बेटा एकदम लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया जब आप एल्कोहल के साथ करवाओगे तो आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा। अब रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई विशेष बात नहीं है कि जैसे सबसे पहले हम क्या करें इसमें, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि इस एल्कोहल की क्रिया
पहले PCl3 से करवा लेते हैं। तो यहाँ एल्कोहल के रूप में बेटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5OH। क्रिया किससे करवाए बेटा? PCl3 से। अब बेटा सीधी सी बात है, C2H5 के साथ Cl जोड़ेगा। Cl कितना बेटा? यहाँ पे 3, तो ये भी मैंने कितने ले लिए? 3 ले लिए। तो C2H5 के कितने हो गए? 3 अणु, और यहाँ पर 3 Cl है। तो कैसे रिएक्शन होगी? C2H5 और यहाँ Cl जुड़ जाएंगे, तो ये कितने बन गए? 3। तो सीधी सी बात थी कि C2H5 आपने 3 लिए हैं और इन 3 के साथ 3 Cl जोड़ दिए, तो बन गया C2H5Cl। अब आगे बेटा क्या किया? अब आपका क्या बचा? एक तो P बच गया और 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो याद होना चाहिए उत्पाद क्या बनेगा। जो 3 हाइड्रोजन है तो कर दिया, लिख दिया आपने 3H। फिर ऑक्सीजन कितने? 3, और P कितने? 3, तो H3PO3। नाम मैंने बहुत बताया पहले वाली क्लासों में, फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरस अम्ल। यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो बेटा कि एक तो होता है H3PO4, एक होता है H3PO3। तो अगर H3PO4 लिख रहा हूँ, इसका मतलब तो हो गया बेटा फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। और H3PO3 लिखा है, इसका मतलब बेटा हमने नाम लिखा है फॉस्फोरस अम्ल। ये अपने P ब्लॉक में हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस के विभिन्न प्रकार के अम्ल, तो वहाँ हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ इतना याद करना है कि हमने एल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl3 से करवाई तो अपना एल्किल क्लोराइड बन गया। तो रिएक्शन मैंने समझा दिया यहाँ पे आपको। क्या किया बेटा आपने? C2H5OH 3 लिए इसके अणु और PCl3, तो Cl 3 है, तो यहाँ से C2H5 के 3 अणुओं के साथ 3 Cl जुड़ गया, तो C2H5Cl बन गया। प्लस 3 H से एक P और 3 O, तो H3PO3 बन गया। H3PO3 का नाम आप जान गए, क्या नाम होगा? फॉस्फोरस अम्ल। अब दूसरी अभिक्रिया बेटा हम बिना टाइम खराब किए, पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 की। अब आप में से कुछ बच्चों को याद होगा जिन्होंने रेगुलर पढ़ा है, तो बता दो कि PCl5 की अभिक्रिया होती है तो एक उत्पाद होता है, वो जो सह उत्पाद के रूप में सदैव प्राप्त होता है, उसका फॉर्मूला या उसका सूत्र आप कमेंट में बता सकते हो। मैंने बिल्कुल आपको वहाँ बताया था कि जब भी PCl5 की आप अभिक्रिया करवाते हो, जब भी आप PCl5 की अभिक्रिया करवाओगे तो वो उत्पाद ज़रूर बनेगा। क्या था? नहीं है बेटा याद? POCl3, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। याद कर लेना कि जब भी PCl5 की आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? POCl3। आपका जो POCl3 है उसका जरूर निर्माण होता है। तो अब बेटा आगे बात करें, रिएक्शन समझते हैं। तो एक एल्कोहल लिख लिया यहाँ पे समझने के हिसाब से बेटा, C2H5OH। और बेटा मैंने एक तरीका बताया था कि जब भी आप PCl5 की अभिक्रिया कराओ तो कैसे लिखोगे? P कितने Cl होंगे बेटा? 5 होंगे, तो 1 Cl, 2 Cl, 3, 4 और 5। तो PCl5 को सदैव आप ऐसे लिखोगे, क्या बाहर गया यहाँ से? HCl, ये आपका एथिल क्लोराइड, और यहाँ से आपका POCl3। तो सिंपल सा तरीका था, क्या बन गया? C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो उम्मीद है बेटा बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि याद कर लेना कि जब भी PCl5 की अभिक्रिया करवाएंगे तो POCl3 जरूर बनता है। इसको मैं फिर से मिटा के बता रहा हूँ कि जिससे अगर दोबारा आपका रिपीट हो जाए कोई प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैंने क्या किया, एक एल्कोहल लिया। अब एल्कोहल के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ एल्कोहल के रूप में ले दिया बेटा C2H5OH।
अब मुझे पता है कि मुझे इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, POCl3 के साथ, सॉरी POCl5 के साथ। तो उसको कैसे लिखेंगे, एक Cl, दूसरा Cl, 3, 4 और 5 लिख दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से एक H और एक Cl, यहाँ से C2H5Cl बाहर निकल गया और यहाँ से ये समूह बाहर निकल गया। तो ये तो बन जाएगा C2H5Cl, ये बन जाएगा POCl3 और यहाँ से HCl। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे किसका निर्माण किया बेटा, एथिल क्लोराइड का। तो एल्कोहल की दूसरी रिएक्शन आपने पढ़ी है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो इसको बेटा आप समझदार हो, आगे क्या करना अब आपको इसको। इसके बाद तो दूसरी रिएक्शन ये हो गई। तीसरी रिएक्शन की बेटा बात करें तो वो है आपकी हैलोजन अम्ल के साथ, हैलोजन अम्ल या जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। देखो बेटा तीसरी रिएक्शन थी इसके अंदर। अभी यहाँ से आप समझ लो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आप लिखते हो HX, ये हाइड्रोजन और ये हैलाइड, तो क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड HX। H का मतलब हाइड्रोजन और X का मतलब हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। या जैसे इस X के स्थान में मैंने लिख दिया Cl, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बोलते हो। तो इनको हम नॉर्मली हैलोजन अम्ल भी बोल देते हैं, हैलोजन अम्ल। तो माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि जब जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX या हैलोजन अम्ल, तो बात बेटा एक ही है, कोई अलग नहीं। तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन हैलाइड बोलें या हैलोजन अम्ल, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो तीसरी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब बेटा अभिक्रिया को इतनी टफ नहीं, वो सिंपल सी आपने वहाँ पर भी पढ़ी थी पहले वाले चैप्टर में भी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को आप ग्रोव प्रक्रम भी कहते हैं। कौन सी प्रोसेस, ग्रोव प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा कि एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड कोष्टक में HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ निर्जल ZnCl2 के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होगा बेटा, एल्किल हैलाइड बनता है। कराने पर बेटा एल्किल हैलाइड बनता है। इसे ग्रोव प्रक्रम भी कहते हैं। इसे कौन सा प्रक्रम बेटा,
ग्रोव प्रक्रम भी कहते हैं बोर्ड में। अब रिएक्शन में तो कोई इतनी विशेष बात ही नहीं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जैसे एल्कोहल की अभिक्रिया तो लिख दिया बेटा ROH, ROH क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX के साथ किसकी उपस्थिति में बेटा, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। अब बेटा इतना तो समझदार होगी, आगे की प्रोसेस में क्या होगा कि सीधी सी बात है कि यहाँ से H और यहाँ से OH। बेटा फिर से रिपीट कर दूँ, हम यहाँ वो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जहाँ पर कार्बन बंध कहाँ से टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से बंध टूटेगा, मतलब OH समूह बाहर निकलेगा, OH समूह बाहर निकलेगा। तो ये R के साथ क्या जुड़ गया, X, तो एल्किल हैलाइड प्लस H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इसी अभिक्रिया को अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एल्कोहल के रूप में बेटा मैंने यहाँ ले लिया C2H5OH, क्रिया करवा दी बेटा HCl, और HCl कैसा ले लिया बेटा मैंने, सांद्र, और किसकी उपस्थिति में बेटा, निर्जल ZnCl2। तो अब सीधी सी बात है कि होगा क्या, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, C2H5Cl और प्लस क्या लिख दिया, H2। नाम क्या होगा इसका, एथिल क्लोराइड। तो बेटा रिएक्शन कुछ भी एथिल क्लोराइड। बात ये करेगी बेटा रिएक्शन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। अगर आपको कंपाउंड के नामकरण आते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि जब मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ उससे संबंधित नाम आपको पहले बता देता हूँ, जिससे जब हम रिएक्शन लिखे तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो की बहुत बात आपकी यहाँ आनी चाहिए कि इतना लिखने के बाद अपने को हर चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। इसके पश्चात बेटा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आज का कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को आप क्या बोलते हो। पिछले वाली क्लास में मैंने बताया भी था, कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को आप कौन सा अभिकर्मक बोलते हो। याद आए तो कमेंट्स में बता सकते हो। क्या नाम बेटा, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या नाम दिया बेटा, ल्यूकास अभिकर्मक। तो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। बेटा अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे जिसमें हम एल्कोहल, 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों प्रकार के एल्कोहल में किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, उनमें विभेद कर सकते हैं, तो वहाँ काम में आएगा ल्यूकास अभिकर्मक। लिखा बोर्ड पे ल्यूकास अभिकर्मक। तो क्या लिखा है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। अब समझ गए आगे क्या करना बेटा इसका। तो मुझे लगता नहीं कि इस रिएक्शन में किसी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आगे बात करें बेटा, तो तीसरी अभिक्रिया हमने लिख ली हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और नंबर 4 पर अभिक्रिया लिखेंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ अभिक्रिया बेटा, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। नंबर 4 रिएक्शन आ गई बेटा आपकी अमोनिया के साथ। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात अमोनिया की बात कर रहे हैं तो आप सब जानते हो कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो NH3 को लिखने का तरीका क्या होगा, जब भी हमें लिखेंगे तो HNH2, क्योंकि हमें पता कि एल्कोहल्स की हम वो अभिक्रिया पढ़ रहे जहाँ से OH बाहर जाएगा, यहाँ से H, तो जल का अणु बाहर हो जाएगा, तो अमोनिया को क्या लिखेंगे, HNH2। तो अभिक्रिया की बात करते हैं, तो अभिक्रिया में क्या होगा बेटा
कि सुक्स ZnCl2 या सुक्स ZnCl2 तथा 573 केल्विन ताप पर अमोनिया एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल एमीन। अब बेटा लिखने का तरीका, एल्किल का मतलब हो गया बेटा R और एमीन का मतलब NH2, एल्किल एमीन बनाता है। तो क्या बता रहे हैं बेटा कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया बात कर रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। बात करें सुक्स ZnCl2 तथा 573 केल्विन ताप पर अमोनिया है वो एल्कोहल के साथ, अमोनिया एल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्किल एमीन RNH2 बनाता है। अब रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, तो एल्कोहल के रूप में मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख दिया ROH। क्रिया अमोनिया से, अमोनिया को लिखने का तरीका HNH2 कि इसकी उपस्थिति में शुष्क ZnCl2 573 केल्विन टेम्परेचर। अब समझ जा रहा हो यहाँ से क्या बाहर गया, HOH का मतलब जल का अणु। तो इस R के साथ क्या जुड़ गया, NH2 जब R के साथ जुड़ा हो तो एल्किल एमीन, कौन सा क्रियात्मक समूह गया, NH2 कौन सा क्रियात्मक समूह है बेटा, NH2 को क्या बोलते हैं बेटा, एमीन बोलते हैं। तो इसको हमने नाम दिया यहाँ पे एल्किल एमीन और साथ में क्या बाहर गया बेटा, H2। तो बेटा रिएक्शन में ही हर चीज़ आपकी क्लियर हो रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल, क्रिया एमीन से तो अमोनिया से NH2, तो यहाँ से क्या बाहर निकाल दिया, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। रिएक्शन शुष्क ZnCl2 और 573 केल्विन पर, तो क्या बनेगा, CH3CH2NH2 प्लस H2, एथिल एमीन। क्या नाम बेटा, एथिल एमीन। तो बेटा एक मैंने कहा इसके जस्ट नेक्स्ट अपना 11 चैप्टर चला है, 12 अर्थात 12वें चैप्टर में हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और 13वां चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 13, उसमें हम किसकी बात करेंगे, एमीन की बात करते हैं। तो वहाँ पर ये रिएक्शन वापस से रिपीट होगी। तो ये थी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो बेटा हम उन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर OH समूह की अभिक्रिया होती है और OH समूह वहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आपने जो अभिक्रिया पढ़ी थी उनके बारे में मैंने बता दिए। अब 5वीं अभिक्रिया की हम बेटा बात करें तो इसमें आता है एल्कोहल का अपचयन, और एल्कोहल का जब अपचयन करेंगे, उतारो बेटा इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप। बट इसके बाद अभिक्रिया अच्छी आएगी। तो 5वीं अभिक्रिया के रूप में मैंने लिखा अपचयन। तो बेटा अपचयन में याद रखना कि अगर एल्कोहल का अपचयन आपने रेड HI प्लस रेड फास्फोरस के साथ करवाया तो एल्केन प्राप्त होता है। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे एल्कोहल के अपचयन की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा यहाँ पे कि एल्कोहल का अपचयन HI का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड तथा रेड फास्फोरस से कराने पर, एल्कोहल का अपचयन HI तथा रेड फास्फोरस से कराने पर एल्केन
प्राप्त होता है। तो याद कर लेंगे रेड फास्फोरस एल्कोहल का अपचयन HI और किसके साथ बेटा, रेड फास्फोरस, HI और रेड फास्फोरस के साथ करवाएंगे तो बेटा क्या प्राप्त होगा, एल्केन। समझते रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या थी, ROH एल्कोहल क्रिया HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। अब बेटा देखो यहाँ से क्या होता है कि HI बेटा मैंने कितने लिए, 2 अणु लिए। अब जब HI के मैंने 2 अणु लिए तो यहाँ से I2 2, यहाँ पर 2 क्या हो गए, आयोडीन हो गए। तो यहाँ से I2 क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। अब देखो 2 आयोडीन बाहर निकल गए। अब यहाँ H कितने हो गए बेटा, 2H। इस 2H के साथ यहाँ से एक ऑक्सीजन अलग हो जाता है, 2H और 2H के साथ एक ऑक्सीजन अलग हो गया। तो बाहर क्या निकल गया बेटा, H2 हमने बाहर निकाल दिया। अब देखो बचा क्या, R और H। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि R और H लिखने का तरीका है, लेकिन इसे आप क्या कहोगे, एल्केन। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, एल्केन। तो एल्कोहल का याद रख लेना, माइंड में बात फिट कर लेना कि अगर एल्कोहल का हम जब भी अपचयन करेंगे रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो इसकी हम एक समीकरण समझ लेते हैं इजीली, जिससे ये हमें याद रह जाए। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस 2HI रेड फास्फोरस। तो CH3CH2OH प्लस 2HI रेड फास्फोरस। तो क्या होगा, यहाँ से 2I बाहर, 2H के साथ ये एक ऑक्सीजन के रूप में जल का अणु बाहर। तो ये CH3CH2 के साथ क्या जुड़ गया, H। तो CH3 और CH2 के साथ एक H जुड़ गया यहाँ वाला। तो CH3 क्या बन गया बेटा, एथेन प्लस I कितने बार जा रहे, 2। तो I2 2H के साथ एक O, तो बाहर क्या चला गया, H2। तो रिएक्शन समझ में आ गई। अब बेटा मैंने कहा कि कुछ रिएक्शन इस प्रकार की होती है जो हमें अलग तरीके से याद करनी चाहिए। अब देखो इसमें हमने क्या किया था कि एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल से क्या बना आपका, एथेन। माइंड में एकदम बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। एथिल एल्कोहल से आपने क्या बनाया, एथेन। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी पुटअप हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एथिल एल्कोहल से एथेन बनाइए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल से आपको क्या बनाना है बेटा, एथेन बनाना है। तो उम्मीद है कि इतना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपने उन अभिक्रियाओं की बात की है जिसमें कार्बन एल्कोहल होता है, जिसमें कार्बन OH होता है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है और OH होता है वो बाहर निकलता है। इसमें हमने 5-6 अभिक्रिया पढ़ी थी बेटा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में फिर से एक बार लिख लेते हैं कि जिससे अपने को मेन रिएक्शन वापस से याद आ जाए। तो बेटा बात करें हमने क्या शुरू किया, तो उसी से ले लेते हैं वापस से एक बार रिपीट के लिए 2 मिनट के लिए, कि हमने ये किया था कि एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया की बात करें, सेकंड प्रकार की अभिक्रिया पढ़ें जिसमें COH, C और OH बंध के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने आपने या मैं हमने इसमें पहले जो फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी पढ़ी थी बेटा, इसमें आपने
डार्जन अभिक्रिया। नंबर 2 PCl3 या PCl5 की अभिक्रिया। नंबर 3 हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। नंबर 4 अमोनिया के साथ। और 5वां एल्कोहल का अपचयन। अपचयन भी किसके साथ? Hi+ रेड फास्फोरस। और बनता क्या है बेटा? आपका एल्केन। तो इस प्रकार से आपको ये क्रमवाइज याद होनी चाहिए कि COH बंध के विदलन के कारण, COH बंध के विदलन के कारण कौन कौन सी अभिक्रिया हमें याद करनी है। नंबर 1 डार्जन अभिक्रिया। नंबर 2 PCl3 या PCl5 की अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया। फिर तीसरी अभिक्रिया HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। और नंबर 4 अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। और 5वीं रिएक्शन की मैंने अभी बात की थी। तो बेटा ये तो वो अभिक्रिया। अब तीसरी अभिक्रिया हमने कौन सी पढ़ी है? जिसमें एल्किल और हाइड्रोक्सिल दोनों भाग लेते हैं, या ऐसा कह सकते हो कि एल्कोहल की अन्य अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं। एल्कोहल की अन्य अभिक्रिया। तो बेटा एल्कोहल की अभिक्रिया का हम तीसरे प्रकार की बात, जो तीसरा प्रकार है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था? एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया। और बेटा इसमें 2 मुख्य अभिक्रिया आती है। अभी तक आपने एल्कोहल की जो अभिक्रिया पढ़ी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इंपॉर्टेंट ये होगी। इसमें एक तो आएगी निर्जलीकरण अभिक्रिया और एक होती है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा प्रकार यहाँ अभिक्रिया की हम बात करें तो क्या होगा आपका कि एल्किल तथा, थोड़ा सा बेटा नीचे लिख लेते अगर नजर नहीं आए तो, कि क्या लिखा बेटा? एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। कि अब यहाँ पर हम उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिसमें एल्किल समूह मतलब कार्बन की श्रृंखला और हाइड्रोक्सिल समूह OH दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों भाग लेंगे। और बेटा इसमें सबसे फर्स्ट अभिक्रिया होती है, उसका नाम है बेटा निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा? निर्जलीकरण अभिक्रिया। बेटा नाम से पता है निर्जलीकरण, जल मतलब जल का अणु बाहर निकलेगा। बस बेटा यहाँ अभिक्रिया की कंडीशन ध्यान रखना कि एल्कोहल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न भिन्न ताप पर अगर गर्म करेंगे तो भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होता है। तो एक तो टेम्परेचर याद करना है 413 और एक होता है 443, या जिसको बोलते हैं 433 से 443 बात करें बेटा। तो क्या लिखा है? एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो एक तो हमें याद क्या करना है कि निर्जलीकरण करवाएंगे तो एल्कोहल को हम किसके साथ गर्म करेंगे बेटा? सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ। और टेम्परेचर ध्यान रखना बेटा, यदि आपने टेम्परेचर 413 केल्विन लिया है, ये समझा लो बेटा पूरी रिएक्शन यहाँ आ जाएगी। 413 केल्विन लिया है तो एल्कोहल से आपका क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। कि एल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर कर रहे हैं तो ईथर बनेगा। लेकिन वही एल्कोहल की अभिक्रिया आपने सांद्र H2SO4 के साथ 433 केल्विन से 433 केल्विन से 443 केल्विन के मध्य करवाई है तो याद रखना वहाँ से जल के अणु का विलोपन होगा और क्या बनेगी? एल्केन बनेगी बेटा। ये अभिक्रिया मुख्य
तो दो कंडीशन आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखी है, समीकरण अभी बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी कि सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन के साथ ईथर को गर्म किया तो आपका उत्पाद क्या बन गया, ईथर। और 433 से 443 केल्विन लिखा हुआ मिल गया तो क्या बनेगा आपका, एल्किन बनता है। किसका निर्माण होता है बेटा, एल्किन का निर्माण होता है। तो अब इसको मैं यहाँ रिएक्शन को समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना बेटा। ये बातें आपको याद रखनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कि जैसे सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर एल्कोहल को आधिक्य में, बेटा ज़्यादा मात्रा में, एल्कोहल को आधिक्य में लेने पर ईथर प्राप्त होता है। बेटा इसी चैप्टर में हम ईथर के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। इसी चैप्टर में हम ईथर के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो बात क्या कर रहे थे कि सांद्र H2SO4 के साथ, फिर क्या लिख रहे हैं हम, सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर अगर हमने एल्कोहल को आधिक्य में लेकर गर्म किया तो क्या बनेगा बेटा, ईथर। ईथर का बेटा फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मैंने पहले वाली क्लास में बात भी की थी कि जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जुड़ा हो, आर जुड़ा हो, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जुड़ा हो, आर जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। तो O के दोनों तरफ क्या जुड़ा हो, एल्किल समूह जुड़ा हो, तो उसे आप क्या नाम दोगे, ईथर नाम दोगे। तो बेटा मैंने पहले कहा कि रिएक्शन इतनी हार्ड नहीं है, हमें फॉर्मूले आने चाहिए इनके। अब बेटा यहाँ पर मैंने एल्कोहल को आधिक्य में लिया है, इसका मतलब आपके पास एल्कोहल की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप रिएक्शन को किस प्रकार से लिख सकते हो, देखो जैसे एल्कोहल है ROH, एक एल्कोहल मैंने ऐसे दिया। अब बेटा दूसरा एल्कोहल को आप उल्टा लिख दो जिससे रिएक्शन समझ में आ जाए, HOR। इतनी बात समझ में आ गई। किसकी उपस्थिति में, वही सांद्र H2SO4 413 केल्विन। अब बेटा मैंने कहा कि अभिक्रिया का नाम क्या है, निर्जलीकरण। तो इससे क्या बाहर जाएगा, जल का अणु, जल का मॉलिक्यूल। तो एक तरफ से मैंने H बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ से मैंने क्या बाहर निकाल दिया, OH। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ROR और H2O यहाँ से बाहर निकल गया। तो आपको क्या प्राप्त हुआ बेटा, ईथर प्राप्त हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3OH मेथिल एल्कोहल, फिर वापस से लिया HOCH3, क्या लिख दिया, मेथिल एल्कोहल। क्रिया किससे करवा दी बेटा आपने, सांद्र H2SO4 से 413 केल्विन पर। तो बेटा सीधी सी बात है कि यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल गया, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया, CH3O प्लस H2। बेटा इसका साधारण नाम बता रहा हूँ मैं, IPAC नाम तो जब IUPAC नामकरण तो जब हम ईथर का टॉपिक इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब देखो बेटा दोनों तरफ CH3 है, CH3 को आप क्या बोलते हो, मेथिल। तो लिखने का तरीका होगा मेथिल लिख दोगे, मेथिल कितने, दो, तो डाइमेथिल, और O के लिए क्या बोलेंगे, ईथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाइमेथिल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाइमेथिल ईथर। देखो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 है, CH3 को आप क्या बोलते हो, मेथिल। कितने मेथिल, 2, तो नाम क्या दे दिया, डाई मेथिल ईथर। तो उम्मीद है बेटा रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो इसको आप यहाँ से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जिससे हम आगे बात करें। लेकिन बेटा एक चीज़ बता दूँ, विशेष बात याद करनी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, C2H5OH तीर के निशान पे सांद्र H2SO4 और यहाँ पर 413 केल्विन। तो अब तुरंत याद होना चाहिए कि बेटा यहाँ ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि 2 C2H5OH, यहाँ एक ही लिखा हुआ मिलेगा रिएक्शन में। तो हमें याद ही करना था कि एल्कोहल है, सांद्र H2SO4 को 413 केल्विन पे, तो उत्पाद क्या बनेगा, ईथर। तो वो लिखने का तरीका अपने को आना चाहिए। एग्जाम में तो जब आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार की समीकरण के उत्पाद की पहचान कीजिए, तो ये कंडीशन आएगी। तो इसको अपने माइंड में फिट कर लेना कि ऐसे रिएक्शन है, इसका मतलब ये रिएक्शन पूछी गई है। तो एक तो टेम्परेचर 413 था। अब अगले वाले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बेटा दूसरे वाले रिएक्शन को समझने से पहले हम कुछ हाइड्रोजन की बात करते हैं। जैसे आप नाम सुनोगे, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो मैं पहले समझा दूँ, आपको इजी हो जाए कि बेटा जो सिंपल सी बात है, आप कोई भी कंपाउंड लिखोगे, जैसे मैंने कार्बन की श्रृंखला लिख दी, ठीक है, इस कार्बन से मैंने क्या जोड़ दिया, OH। अब सुनना, 3 कार्बन तक ले ले बेटा, 3 की काम आएगी, 1 2 3 OH। अब देखो बेटा, OH होता है क्रियात्मक समूह। आपका जो ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह है, जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस पहले कार्बन से जुड़ा, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास वाला बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास वाला गामा कार्बन। ये मैंने बातें पहले भी बताई है, इससे पहले भी क्लास में बात की है कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन से जुड़ा होगा, उसे आप अल्फा कार्बन कहोगे। अल्फा कार्बन के पास वाला बीटा कार्बन होगा, बीटा के पास वाला गामा कार्बन होगा। अब सुनना, इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो बीटा हाइड्रोजन होंगे, और गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उन्हें गामा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बेटा इतनी सी बात आई होगी समझ में, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करेंगे इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो इतनी बात माइंड में क्लियर है कि क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। इस प्रकार से बीटा और गामा की बात की है। अब देखो बेटा, मैंने इसकी बात क्यों की, उसकी बात हम यहाँ समझते हैं। तो देखो बेटा, बात कर रहे हैं, बात करें अब बेटा निजी की दूसरी विक्रिया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ लिख रहा हूँ, बीटा हाइड्रोजन युक्त। अगर आपको याद हो तो आपने बीटा विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी। बीटा हाइड्रोजन होने के बाद, आपने बीटा विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी, और याद हो तो एल्कोहलिक KOH के साथ कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई तो एल्किन बनी थी। तो सेम उससे मिलती जुलती अभिक्रिया है कि बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल की अभिक्रिया, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ बोल दूँ, या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 433 केल्विन से
43 केल्विन ताप पर कराने पर या गर्म करने पर, एक ही बात है, कराने पर एल्कीन बनती है। अब बेटा बात की है मैंने एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और इस अभिक्रिया को चाहो तो आप क्या नाम दे सकते हो, निजलीकरण। और इस अभिक्रिया को निजलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधी सी बात याद होनी चाहिए कि बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन से 443 केल्विन ताप पर कराने पर एल्कीन बनती है, और इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, निजलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं जिससे आपको ये अभिक्रिया इजीली समझ में आ जाए। देखो बेटा, CH3CH2OH क्या नाम है बेटा इसका, एथिल एल्कोहल। किसके साथ बेटा, सांद्र H2SO4 और 433 केल्विन से 443 केल्विन। अब बेटा देखो यहाँ पर इस कार्बन से, देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, तो ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, और ये बीटा हाइड्रोजन हो गया। अब बेटा देखो यहाँ पर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो CH2H लिख सकता हूँ क्या बेटा, कमेंट्स में बता देना यस या नो, यस या नो। CH3 था, अब मैंने क्या लिख दिया, CH2H। अब बहुत से बच्चों को यस और नो लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा। जितने इसको ऑनलाइन वॉचिंग कर रहे हो, जितने आप इसको लाइव देख रहे हो, उतने तो यस या नो आ सकते हैं, तो लिख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा खुद माइंड गेम की बात है कि हमें पता है कि बनेगा क्या, अपना उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन कैसे बनेगा, यहाँ से क्या गया OH, यहाँ से क्या गया H, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल बंध या डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जलकाणु बाहर निकल गया, तो क्या नाम हो गया बेटा इसका, एथिन। क्या हो गया, एथिन। और इसका क्या नाम था बेटा, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल से आपने क्या बना दिया, एथिन बना दिया। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3CH CH3OH, CH3CH CH3OH, क्या नाम होता बेटा इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब इस आइसोप्रोपिल एल्कोहल की क्रिया सेम कंडीशन ये की है, इसका मतलब मैंने ये लगाया डॉट का मतलब इसकी सेम कंडीशन यही है। अब क्या होगा बेटा, अब देखो इधर बेटा ये OH, अब यहाँ एल्फा कार्बन ये नहीं है, मैंने पहले कहा कि एल्फा कार्बन कौन सा होगा जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, तो OH है वो इससे जुड़ा, तो एल्फा कार्बन ये हुआ। अब बेटा बीटा कार्बन इधर वाला होगा या इधर वाला, राइट साइड वाला कार्बन बीटा होगा या लेफ्ट वाला। इसमें भी हमने एक बात कही थी कि क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा है वो कौन सा होगा, एल्फा, और एल्फा के पास वाला, अब ये भी पास में और ये भी पास में, तो दोनों बीटा होंगे। अब बेटा हाइड्रोजन बाहर कहाँ से निकालेंगे, बेटा इस कंपाउंड में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो H इधर से निकाल दो या आप चाहो तो H इधर से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर कंडीशन है। ये सममित कंपाउंड है देखा जाए तो इस एंगल से, तो आप दोनों साइड में से जिधर से चाहो वहाँ से आप H निकाल सकते हो। तो हम इसको क्या किया, जैसे यहाँ से एक H बाहर निकालने, तो बेटा अब इसको मैंने कहा कि अभिक्रिया इजीली समझ में आ जाए, तो इसको हम चाहे तो इसमें लिख सकता हूँ मैं CH2 और यहाँ से H, तो ये बाहर चला गया।
तो क्या बना आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। क्या नाम हुआ बेटा इसका? प्रोपीन। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल से, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से क्या बन गया बेटा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल से प्रोपीन बन गया बेटा। अब एक और एग्जांपल समझाओ, गौर से समझना इसको यहाँ पे, कि कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3 CH CH CH3OH। कंडीशन वही है क्या? सांद्र H2SO4 433 से 443 केल्विन। लेकिन बेटा यहाँ पे कंडीशन अंतर, पहले तो इसका नाम बताओ, नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? बेटा इसका नाम बताओ जल्दी से। इसका नाम होगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। बेटा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। अब बेटा इसमें प्रॉब्लम है, देखो कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा। अब देखो ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा, तो ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। बेटा वहाँ मैंने सत्यजेफ नियम बताया था। अब सुनना, इसमें कन्फ्यूजन रहेगा कि सर H में इस कार्बन से लूँ या हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से बाहर जाएगा। तो मैंने आपको सत्यजेफ नियम को शॉर्ट में बताया था कि हमें हाइड्रोजन इस प्रकार से लेना है कि डबल बॉन्ड बीच में आ जाए। अगर यहाँ से लोगे तो यहाँ से HOH डबल बॉन्ड यहाँ आएगा साइड में, और अगर आपने, पहली बात तो बेटा यहाँ क्या होगा? CH2 होगा। क्या होगा? CH2। अगर आपने H यहाँ से बाहर निकाला और OH यहाँ से बाहर निकाला तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा। तो इससे दोनों उत्पाद बनेंगे। अब दोनों उत्पाद में बना के बता रहा हूँ कि एक बार तो मैंने OH यहाँ से और H यहाँ से, तो जल का अणु बाहर, और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो CH3 CH CH CH3, ये कंडीशन थी बेटा। यहाँ OH था और यहाँ H था, तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH बाहर चला गया, बीच में क्या गया बेटा? डबल बॉन्ड। एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब बेटा दोनों में अंतर क्या है? इसका नाम क्या है? 1 2 डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, तो मैंने नाम क्या बताया बेटा इसका? 2 ब्यूटीन। इसका नाम क्या बताया बेटा मैंने? 2 ब्यूटीन। और यहाँ डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर कार्बन पे, तो इसमें हो गया 1 ब्यूटीन। तो बेटा उत्पाद कौन सा बनेगा? प्रोडक्ट है वो अपना कौन सा बनेगा? तो बेटा याद रखना, प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन मुख्य मात्रा में मेन उत्पाद होगा वो 2 ब्यूटेन होगा, और बहुत कम मात्रा में 1 ब्यूटेन बनता है। तो ये पता ही है कि 2 ब्यूटेन क्यों बनता है? सत्यजेफ नियम, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में बात की थी, और वहाँ हमने, याद हो तो आपने एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक केओस से करवाई थी, तब हमने उसकी बात की थी। तो याद रखना है कि जो 2 ब्यूटेन बना है वो कौन सा उत्पाद हो गया आपका? मुख्य उत्पाद, मेन उत्पाद, और 1 ब्यूटेन है वो अल्प मात्रा में बनता है। तो बेटा इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। तो बेटा बात करें आगे। तो अब समझो बेटा
बात क्या कर रहे हैं कि हमने ये पढ़ा, तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तो सांद H2SO4 के साथ होगा। अगर टेम्परेचर 413 है तो इथर बनेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और टेम्परेचर 433 से 443, ये केवल 443 लिखा हो, 443 लिखा हो तो एल्कीन बनेगी। अब एल्कीन कैसे बनेगी वो भी पता है, तो यहाँ तक है। अब बेटा आपके ये जो एल्कोहल का हमने निर्जलीकरण किया और हमने ये उत्पाद बनाया है, इसकी एक क्रियाविधि दे रखी किताब में, तो एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि आ सकती है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ये हमें याद क्या रखना, तो वो भी आप समझ गए। तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका उत्पाद क्या बनेगा। तो अब हम बात करेंगे बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके अंदर, वो ये आएगा एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो उसकी बात करते हैं। तो बेटा बात करें अपने एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि मैकेनिज्म। एक मिनट के लिए बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। अब बेटा एक बात समझना यहाँ पे, जैसे आपने बनाया था, तो अगर आप निर्जलीकरण करोगे तो एथिल एल्कोहल लोगे तो क्या बनेगा, एथिन बनेगा। अब तो क्वेश्चन वैसे भी दे सकता है कि एथिल एल्कोहल से एथिन बनाइए, जरूरी नहीं कि इस प्रकार से समीकरण पूछा जाए, सीधा क्वेश्चन दे सकता है एथिल एल्कोहल से एथिन बनाइए। तो जैसे आपने लिखा है एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखो, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एथिल एल्कोहल से एथीन बनने की क्रियाविधि समझाइए, तो वो भी एक ही बात है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस क्रियाविधि, देख लो बेटा यहाँ पे समझना कैसे है, बड़ी है स्टेप, 3 स्टेप में वो होती है। तो कहते हैं कि इस लिखा बेटा, इस क्रियाविधि, क्या लिखा है, इस क्रियाविधि को एथिल एल्कोहल से, इस क्रियाविधि को एथिल एल्कोहल से एथीन बनने के आधार पर समझा जा सकता है। तो एक बार रिएक्शन लिख लेता हूँ कि एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि बात कर रहे हैं, तो इस क्रियाविधि को हम एथिल एल्कोहल से एथिन बनने के आधार पर भी हम समझ सकते। कैसे, पहले एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा, CH3CH2OH किसकी उपस्थिति में बेटा, सांद H2SO4, टेम्परेचर कितना 443 लिख रहा हूँ बेटा सीधा, वैसे 433 से 443 होता है, या डायरेक्ट आप 443 केल्विन में लिख सकते हो। अब याद है यहाँ से OH और यहाँ से एक H, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो ये एथिल एल्कोहल से आपने क्या बना दिया, एथिन बना दिया। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि एल्कोहल का जो निर्जलीकरण हो रहा है कि आपने एथिल एल्कोहल से एथिन बनाया है, ये 3 पदों में संपन्न होता है। कि एल्कोहल का निर्जलीकरण है, ये जो निर्जलीकरण की क्रियाविधि है वो 3 पदों में संपन्न होती है। निर्जलीकरण की
क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। बड़ा अक्सर साइज थोड़ी मैंने छोटी कर दी, अगर नज़र नहीं आए तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि पूरी रिएक्शन है वो सब एक साथ नहीं आएगी, इसलिए मैंने अक्सर साइज छोटी कर दी है। तो 3 पदों में संपन्न होती है। तो बेटा इसका जो पहला पद है, प्रथम पद, पहले पद को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रथम पद। तो इस पद की हम बात करें कि इस पद में क्या होता है। तो बेटा प्रथम पद की बात करें तो बेटा इस पद में क्या होता है, जैसे अब हम एथिल एल्कोहल, उसको आप एथिल एल्कोहल को क्या बोलते हो बेटा? एथेनॉल बोलते हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि एथेनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे आप लिखोगे एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक बंद इधर और एक बंद इधर। कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, शेष कितने बचे? 4। 4 का मतलब कितने बेटा? 2 लोन पेयर। तो बेटा जिसके पास लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो आपका दुर्बल क्षार, वीक बेस, दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने यहाँ लिखा है आपका C2H5OH। एथेनॉल की कोई सा भी एल्कोहल हो, ROH, ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 तो बंद बनाने में भाग लिए, शेष कितने बच गए? 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर? 2। अगर किसी परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित है, लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वह आपका दुर्बल क्षार या क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो ये चीज़ समझा रहा हूँ बेटा, वो तो कंडीशन पर निर्भर करती है। तो हम क्या लिख लेते हैं कि एथेनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर, एथेनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। जो अम्ल, तो ये दुर्बल क्षार की क्रिया करेगा, जो प्रबल अम्ल से क्रिया करके, जो प्रबल अम्ल से क्रिया करके, जो प्रबल अम्ल से क्रिया करके ऑक्सोनियम आयन बनाता है, जो प्रबल अम्ल से। तो बेटा इसमें क्या था कि एथेनॉल होता है या कोई भी एल्कोहल होगा, उसके ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, जिसके कारण वो दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और प्रबल अम्ल होगा तो वो H+ देगा। तो प्रबल अम्ल, जैसे आपने लिया H2SO4, तो वहाँ का H+ उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने से आपका एक आयन बनता है, नाम याद करना, ऑक्सोनियम आयन। क्या नाम है बेटा? ऑक्सोनियम आयन बनता है। तो इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो क्या लिखा है कि अम्ल के रूप में आपने क्या लिया बेटा? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल अपने आयनों में टूटे, सल्फ्यूरिक अम्ल यदि अपने आयनों में टूटे तो कंडीशन क्या होगी कि अम्ल है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2H+ SO4 2-। तो H2SO4 से 2H है तो 2H+ और SO4 2-। ये बन गया।
यहाँ से ये H प्लस बाहर आ गया। देखो एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4, तो टूटा कैसे अपने आयनों में 2H प्लस और SO4 2 माइनस। अब देखो बेटा एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH और यहाँ पर H प्लस, ये कंडीशन आपने बता दी। अब बेटा देखो क्या होता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर वो इस हाइड्रोजन को दे देगा, तो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा, और बंध किस प्रकार से बनता है CH3CH2OH लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, इस H को दे दिया, H प्लस को दे दिया, तो लोन पेयर H प्लस को दिया है। अब देखो इसने अपना लोन पेयर इस H को दे दिया, तो H ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ग्रहण करने का मतलब माइनस, तो इस पे प्लस था और माइनस अगर प्लस माइनस कैंसिल तो केवल H लिखा है। अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, तो उसके कारण इस पे किसका निशान आ गया बेटा, प्लस का। इस आयन को हम बेटा क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। फिर से बेटा समझा दूँ आपको ये कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसको आप बेटा क्या बोलोगे, ऑक्सोनियम आयन। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, गलती ना करें, कि H2SO4 है वो अपने आयनों में कैसे टूटेगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस, तो ये H प्लस हो गया। एथेनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर है, नज़र आ रहे होंगे, नहीं आए तो थोड़ी मैं इनकी साइज़ बड़ी कर दूँ। अब तो आंखें खोल के आराम से देख सकते हो आप इसको। तो कितने लोन पेयर है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन 4 है, लोन पेयर तो 2 ही होंगे। अब यहाँ से एक लोन पेयर है वो इस H को दे देगा, तो ये इस H इस प्रकार से इसके साथ बंध बना लेगा, ये बंध बन गया। तो अब देखो इस आयन को हमने क्या नाम दिया, ऑक्सोनियम आयन। इस आयन को हमने क्या नाम दिया बेटा, ऑक्सोनियम आयन। तो आपको याद करना है कि बेटा मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, रिएक्शन अभी आगे लंबी है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या है, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, या आप ऐसे बोल सकते हो एथिल एल्कोहल से एथीन बनने की क्रियाविधि। प्रथम पद में क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। प्रथम पद में क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। अब ऑक्सोनियम आयन कैसे बनेगा वो मैंने यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसका सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में याद रखना है कि जब भी एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा, तो उसकी प्रथम पद में फर्स्ट स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बनता है। बड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो बेटा, अब आगे बात करें इसमें कि सेकंड स्टेप, या जिसको मैं नाम दे रहा हूँ बेटा द्वितीय पद। तो प्रथम पद में बेटा आपका क्या बना था, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन में बेटा क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो मध्य बंध होता है वो दुर्बल होता है, जिससे जल का अणु वहाँ से निकल जाता है और कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सोनियम आयन में द्वितीय पद है बेटा, ऑक्सोनियम आयन में क्या लिखा बेटा, ऑक्सोनियम आयन में CO कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध होता है। वो ऑक्सोनियम आयन में कार्बन और ऑक्सीजन बंध दुर्बल होता है। ऑक्सोनियम आयन में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध होता है वो दुर्बल होता है, जिससे जल के अणु के विलोपन के कारण, एथिल कार्बोकेटायन बनता है बेटा। अभिक्रिया रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और बड़ी प्रोसेस है, तो समझ में नहीं आएगी अगर बीच में आपने थोड़ी बहुत देर भी मिस कर दिया है। तो क्या बन गया,
एथिल कार्बोकेटाइन बनता है। अब इसको रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ऑक्सोनियम आयन क्या बनाया था आपने, CH3 CH2OH, ऑक्सीजन पे प्लस और एक लोन पेयर था। इस संरचना को आपने दिया था एथिल ऑक्सोनियम आयन या ऑक्सोनियम आयन। अब क्या होता है बेटा कि इसमें जो ऑक्सोनियम आयन बनता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो मध्य का बंध होता है बेटा वो दुर्बल होता है। इस कारण से यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, जल का अणु, और कार्बन पे प्लस का निशान आ जाएगा। तो कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन क्या बन गई बेटा, CH3 CH2 प्लस और H2, जल का अणु बाहर। अब CH3 CH2 को आप बोलते हो एथिल, और कार्बन पे मैंने पहले भी बात की है कि जब कार्बन पर प्लस का निशान आ जाए, कार्बन पे प्लस का निशान आ जाए तो उसे हम कार्बोकेटाइन कहते हैं या कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। या तो क्या बन गया आपका, एथिल कार्बोकेटाइन। तो एथिल कार्बोकेटाइन बना दिया बेटा आपने, एथिल कार्बोकेटाइन। अब बेटा तीसरे पद में क्या होता है, तो पहले पद में आपने बनाया ऑक्सोनियम आयन, दूसरे पद में बना रहे कार्बोकेटाइन आयन। बेटा पूरी रिएक्शन में लास्ट में आपको एक साथ और लिख दूंगा कि जिससे आपको ले जाए। तो दूसरे पद में आपने क्या बना दिया, कार्बोकेटाइन। तो याद ही होना चाहिए, प्रथम पद में ऑक्सोनियम आयन बनता है, दूसरे पद में कार्बोकेटाइन आयन बनता है। अब तीसरे पद में क्या होगा कि बेटा ये जो कार्बोकेटाइन आयन है वो एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H+, एक प्रोटॉन का त्याग कर देगा, और जब प्रोटॉन का त्याग करेगा तो आपका एथीन है उसका निर्माण हो जाता है। तो अब बात करें ये आपका द्वितीय पद हो गया। अब तीसरे पद में यह मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, तृतीय पद या थर्ड स्टेप, जिसमें क्या होगा बेटा, इसके अंदर बेटा कि एथिल कार्बोकेटाइन, एथिल कार्बोकेटाइन से एक प्रोटॉन का निष्कासन होने पर एथीन बनता है। मतलब एथिल कार्बोकेटाइन था, उससे एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है बेटा, इस प्रोटॉन को ही हम बोलते हैं H+, साइंस की भाषा में। तो प्रोटॉन मतलब H+। तो एथिल कार्बोकेटाइन से एक प्रोटॉन का जब निष्कासन होता है तो आपके किसका निर्माण होगा बेटा, एथीन का निर्माण होता है। इसके रिएक्शन समझ लेते हैं बेटा। तो क्या था, CH3 CH2 प्लस। अब बेटा CH3 CH2 प्लस, अब जो इस CH3 को मैं क्या ले सकता हूँ, CH2 और यहाँ से प्लस। तो अगर यहाँ से आपने एक H+ बाहर निकाल दिया, क्या निकाल दिया, H+, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये प्लस का बाहर निकल गया, और ये क्या बन गई, एथीन बन गई। तो सीधी बात है कि यहाँ से एक H+ बाहर निकल गया, तो बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड। तो बेटा प्लस का बाहर निकला है। अब यहाँ पर भी बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि सही प्लस माइनस सिस्टम क्या है। देखो बेटा ये बंद टूटेगा तो यहाँ से एक प्लस का बाहर जाएगा H+, तो प्लस बाहर निकल गया। जब यहाँ से प्लस का बाहर जाएगा तो इस पर किसका निशान आएगा, माइनस का। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो उदासीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो तीसरे पद में जो एल्कोहल के निर्जलीकरण का जो तीसरा पद था उसमें क्या हुआ, क्या बाहर निकला, H+ बाहर निकल गया। तो पहले पद में रखना, प्रथम पद में ऑक्सोनियम आयन बनता है, सेकंड पद में कार्बोकेटाइन बनता है, और तीसरे पद में विलोपन का निर्माण होता है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इस रिएक्शन को मैं वापस से एक बार कंप्लीट तीनों जो तीन पदों में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसको मैं एक साथ बता रहा हूँ आपको।
अब देखो बेटा, आपको याद क्या रखना है, क्योंकि मैंने कहा कि पढ़ना ज़्यादा, आपने पढ़ा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, माइंड में बात क्लियर नहीं है कि हमें कैसे कैसे इसको याद करना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो। तो माइंड में बात क्लियर थी कि एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म, एल्कोहल की या एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो इस क्रियाविधि को हमने किसके द्वारा समझे? एथिल एल्कोहल से एथिन का बनना कितने पदों में संपन्न होती है बेटा? 3 पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले आपने क्या लिखा बेटा? प्रथम पद। अब बेटा प्रथम पद लिखते ही माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन। तो प्रथम पद में क्या बनता, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑक्सोनियम आयन। अब रिएक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ये निर्जलीकरण होती है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ मैंने लिखा H2SO4। H2SO4 अपने आयनों में टूटेगा तो क्या बनाएगा? 2H प्लस और SO4 2-। अब यहाँ से H प्लस है वो एथिल एल्कोहल में जो ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर से जुड़ेगा और ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। तो समीकरण क्या लिखोगे? CH3 CH2 OH और यहाँ पर H प्लस, इस पर 2 लोन पेयर दशा दोगे, इस H को यहाँ जोड़ दोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी? CH3 CH2 OH। तो क्या हो जाएगा? ये कंडीशन थी आपकी। तो यहाँ पर H जुड़ गया और इस पर किसका निशान आ गया? प्लस का। इस कंडीशन को आपने क्या नाम दे दिया बेटा? ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन। अब बेटा सेकंड पद के लिए हम क्या बात कर रहे हैं? सेकंड स्टेप में क्या होगा? द्वितीय पद, सेकंड स्टेप। इसमें माइंड में क्लियर है कि यहाँ से ये जल का अणु बाहर जाएगा तो कार्बन पे प्लस का निशान आएगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनता है। तो क्या लिखा बेटा? CH3 CH2। बेटा चाहो तो यहाँ एक लोन पेयर शो कर लो कि कंफर्टेबल रहेगा थोड़ा सा, कि 2 में से एक लोन पेयर काम में आया। तो ऑक्सीजन या लोन प्लस, इस पर एक लोन पेयर है H और H। तो दूसरे पद में क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूट जाएगा और जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा। तो CH3 CH2 प्लस और यहाँ से जल का मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल गया। फिर अब हम बात कर रहे हैं तीसरा पद की बात कर रहे हैं। तो बेटा तृतीय पद, थर्ड स्टेप की बात करें तो तीसरे पद में क्या होता है? एक प्रोटॉन का निष्कासन होता है। एक प्रोटॉन का निष्कासन होता है। अब एक प्रोटॉन का निष्कासन होगा तो यहाँ से हमें पता है CH3 CH2 प्लस, तो यहाँ से एक H प्लस बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि मैंने आपको यहाँ समझा दी है। क्लियर है? आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा है, समझ में आ गया बेटा। आपको याद ही रखना है, वहाँ डिटेल्स अगर एग्जाम में भी पूछे तो आप इतना लिख कर आ जाओगे तो भी आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि इस प्रकार से स्टेप में प्राप्त होती है। अब बेटा इसके बाद तो उम्मीद है बेटा कि एथिल एल्कोहल से क्या बन गया? एथिन बन गया। और मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि आ गई है। तो इतना लिखने के बाद आपको आ गई होगी। तो क्लास समाप्त होने के
बाद एल्कोहल की निर्जलीकरण की ये जो क्रिया विधि की आपने समीकरण लिखी है, इसको रफ नोटबुक में नोट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आपको कितना समझ में आया है। फिर भी मैं मुझको इसी के साथ बेटा अपनी क्लास समाप्त करते हैं।